हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ हिस्ट्री विद आशीष में। दोस्तों, क्लास 8 के बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि आप लोगों के लिए जो है मैं वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, मैं जो है क्लास 8 के लिए सामाजिक विज्ञान, जिसे आप एसएसटी बोलते हैं, उस सब्जेक्ट का दोस्तों मैंने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का जो एग्जाम डेट है वो दे दिया गया है। आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो एग्जाम डेट है वो 28 जनवरी है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अभी 3-4 हफ्ता समय है, ताकि दोस्तों आप जो है अपना प्रिपरेशन, अपना जो स्टडी है वो बहुत ही अच्छे से कर सकें, ताकि दोस्तों आप जो है अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देने के पश्चात आप जो अच्छा एक रिजल्ट प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों मेरा मकसद यही होगा कि जितने भी बच्चे हैं क्लास 8 से संबंधित, उन सभी छात्राओं को ये जो वीडियो है प्राप्त हो जाए, और दोस्तों सभी बच्चे जो है एक अच्छा मार्क्स ले आए। दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो जैक बोर्ड से संबंधित होंगे। ठीक है, आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित होगा, और दोस्तों जैक पैटर्न जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उस पैटर्न पर आधारित होगा। ठीक है, मैंने जो एसएसटी का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में चर्चा किया है, ताकि दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों इस प्रकार का कॉन्टेंट जो है आपके दोस्त को भी प्राप्त हो सके। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा सूचना देना चाहता हूँ। सूचना ये है दोस्तों कि जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएसटी में जो आप लोगों का सब्जेक्ट है वो बहुत सारा सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, जिसे आप सिविक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको CIV लिख देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग के पास जो है 3 सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये तीनों सब्जेक्ट को मैं दोस्तों जो है इस वीडियो में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं जो है आपको हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर दोस्तों ज्योग्राफी बताऊंगा, फिर पॉलिटी बताऊंगा। ठीक है, ताकि दोस्तों आप लोगों का जो तीनों सब्जेक्ट है वो तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, और दोस्तों आप लोगों का जो एसएसटी में है वो एक अच्छा मार्क्स आप ला सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों मैं जो है आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, जिसे आप इतिहास भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इतिहास का सबसे पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 1 है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से शुरू हुआ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1757, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है 1857, तीसरा ऑप्शन है 1774, और अंतिम ऑप्शन है 1800। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1757। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों कि 1757 में ही जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं जो है इस क्वेश्चन को व्याख्या किया हूँ। व्याख्या का अर्थ ये हुआ कि इस क्वेश्चन के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, तो दोस्तों मैं जो है यहाँ पे व्याख्या किया हूँ, और इस तरह का व्याख्या आपको हर एक प्रश्न में देखने को मिलेगा, ताकि दोस्तों आप जो है हर एक प्रश्न के बारे में अच्छे से नॉलेज से प्राप्त कर सकें। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में जीत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने शासन की नींव रखी थी। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीजें यदि आपको समझ में आ रही होगी तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मेरा मकसद ये है दोस्तों कि जितने भी बच्चे हैं क्लास 8 से संबंधित, जो अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट किए हैं या फिर नहीं किए हैं, उन सभी बच्चों को जो है एक फायदा हो सके, सारे बच्चे जो है एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सके। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। पहला ऑप्शन है आर्थिक शोषण, दूसरा है धार्मिक हस्तक्षेप, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक असंतोष, और अंतिम ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अर्थात दोस्तों ये जो आप 3 ऑप्शन देख पा रहे हैं, ये तीनों ऑप्शन जो है इसका कारण हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है इस क्वेश्चन को व्याख्या किया है, मेरे द्वारा व्याख्या किया गया है, जो कि दोस्तों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि 1857 के विद्रोह के कई कारण थे, जिनमें आर्थिक शोषण, धार्मिक हस्तक्षेप और राजनीतिक असंतोष प्रमुख थे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह, और अंतिम ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो MCQ पैटर्न पे होगा। MCQ मतलब दोस्तों आपको जो है प्रश्न दिया जाएगा जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
ठीक है। और दोस्तों आपको जो है टिक करना है कि पहला कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो दोस्तों मैंने जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या बताया, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आपको करेक्ट करना है। उसके पश्चात दोस्तों आपको जो है एक OMR शीट मिलेगा। उस OMR शीट में जो है आपको 3-4 गो गोला मिलेगा, ठीक है, ABCD करके। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो दोस्तों जैसे कि मान लेते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन 4 गो है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर 4 में से ऑप्शन नंबर सही कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आपको जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पर गोल घेरा कर देना है, ठीक है, बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है। आप सभी को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ताकि दोस्तों आप जो है किसी भी प्रकार का प्रेशर एग्जाम में ना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो आपके लिए व्याख्या किया हूं और व्याख्या में बताया हूं कि महात्मा गांधी ने अहिंसक प्रतिरोध के रूप में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। इसमें बताया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो है टिक करना है। पहला ऑप्शन है 1942, नेक्स्ट ऑप्शन है 1930, नेक्स्ट ऑप्शन है 1920, यहाँ पे अंतिम ऑप्शन है 1947। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1942, ठीक है। 1942 में ही जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। और इसी में दोस्तों जो है महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, ठीक है, जो कि दोस्तों आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट में बताया गया है। यहाँ पे मेरे द्वारा व्याख्या किया गया है इस क्वेश्चन से संबंधित कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ। दोस्तों आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप जो है ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि दोस्तों इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर दोस्तों आप जो है दे सकें। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1919। दोस्तों मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था, ठीक है। मैंने तो आंसर बता दिया 1999, लेकिन आपको पूरा डेट बताना है, ठीक है, पूरा डेट लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ। पहला ऑप्शन है 1928, नेक्स्ट ऑप्शन है 1930, नेक्स्ट ऑप्शन है 1927 और अंतिम ऑप्शन है 1929। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1928, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन दोस्तों यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो दोस्तों आपको जो है बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस का निचोड़ है, ठीक है। पूरा संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन जो है डिट्टो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएं ताकि दोस्तों आप जो है एक अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। यहाँ पे दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया है व्याख्या में कि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, लेकिन इसमें कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका व्यापक विरोध हुआ था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च, ठीक है, जिसे दांडी यात्रा भी बोलते हैं, किस वर्ष आयोजित किया गया था। पहला ऑप्शन है 1930, दूसरा ऑप्शन है 1920, तीसरा ऑप्शन है 1948 और अंतिम ऑप्शन है 1999। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1930, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है व्याख्या में महात्मा गांधी ने 1930 में नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। दोस्तों मैं यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा, यदि आप एक अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, यदि आपने सिलेबस को पढ़ा होगा, यदि आपने हिस्ट्री को पूरा अच्छे से बेहतरीन ढंग से कंप्लीट किया होगा, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि जो महात्मा गांधी के द्वारा ये जो नमक आंदोलन या फिर दांडी यात्रा या फिर दांडी मार्च, तीनों एक ही है, ठीक है। इस तीनों में से जो भी आप लोगों का यात्रा था, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा जो यात्रा किया गया था वो कहाँ से कहाँ तक किया गया था, और दोस्तों इसका डिस्टेंस कितना था, ठीक है, कितना किलोमीटर तक यात्रा किए थे और कितना दिन में किए थे और कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ तक गए थे, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। यदि आप इसका आंसर दे देते हैं इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो ये चैप्टर है ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने पढ़ रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है
1885, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट कीजिए कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक है, मैंने तो बता दिया कि 1885 में की गई, लेकिन किसके द्वारा किया गया। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आपको जो है कमेंट करना है। दोस्तों मैं आपसे प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं ताकि दोस्तों आप जो है एक अच्छे से तैयारी कर सकें। आप दोस्तों अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक कीजिए कि आप कितना तक तैयारी कर चुके हैं, आपका जो सिलेबस है वो वाकई अच्छे से कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था। तो दोस्तों वो जो है बंगाल विभाजन के कारणवश जो है शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1995 में मतलब 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस को करके जाइए, आप जो है एसएसटी में आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट मतलब आउट ऑफ 100 में 100% जो है आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सारे जो है क्वेश्चंस का निचोड़ मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली ऊपर से नीचे तक पूरा एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, जितने भी प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका आंसर आप कमेंट में कर देते हैं, इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि आपका जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन है। आपको जो है एसएसटी में 100% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है एक आपका एडवाइस था कि आप जो है कमेंट करें। ठीक है, अपना तैयारी को अच्छा करें। ठीक है, यदि आप किसी और सब्जेक्ट में वीक है तो आप कमेंट करें, ताकि दोस्तों मैं जो है दूसरे सब्जेक्ट पे वीडियो बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1920। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग का आह्वान किया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों वो हुआ था 1857 में। ठीक है, 1857 में। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि 1857 का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, जिसमें सैनिकों और आम जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। दोस्तों आपको पता होगा कि 1857 का विद्रोह जो है वो 10 मई से शुरू होता है। ठीक है, 10 मई 1857 से। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है ना मेरठ से शुरू होता है। ठीक है, मेरठ छावनी से। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी बुक में ऑलरेडी बता दिया गया है, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको जो अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से लागू हो गया था। दोस्तों संविधान से संबंधित भी आपसे आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा मैं जो है संविधान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट है तो आप बताना जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा सा टाइम लेके बताऊंगा और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो भारत का संविधान है, यहाँ पे पूछा जाता है कि भारत का संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों आपको बताना है 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाएगा कितना भाग है। तो दोस्तों 22 भाग है। ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों वो जो है 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। यदि पूछा जाए कि भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया हूँ। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि जो भारत का संविधान है वो लिखकर तैयार कब हुआ। ठीक है, लिखकर तैयार कब हुआ। तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, लेकिन यदि पूछा जाए कि लागू कब हुआ तो उसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। लेकिन लिख कर रेडी कब हुआ था, 26 नवंबर 1949। ये दोनों क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि लागू कब हुआ और लिख कर तैयार कब हुआ। तो लिख कर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो भारत का संविधान है उसको लिखने में कितने व्यक्तियों ने योगदान दिया था। ठीक है, मतलब भारत का संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसमें भारत एक गणराज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1773। ठीक है,
यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया पहला कानून था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपसे मैं थोड़ा देर पहले ही बता चुका हूँ कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 में हुआ था और इस समय में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में जो है महात्मा गांधी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया है कि महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की समाज की स्थापना की जो हिंदू धर्म में सुधार लाने का एक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1866, नेक्स्ट ऑप्शन है 1869, नेक्स्ट ऑप्शन है 1875 और अंतिम ऑप्शन है 1880। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1886। इलाहाबाद हाईकोर्ट 1866 में उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है 1784 जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्रशासनिक शक्तियों का संतुलन स्थापित करने के लिए लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 यहाँ पे पूछा गया है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और अंतिम ऑप्शन है भगत सिंह। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में आजाद हिंद फौज अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री से संबंधित अंतिम प्रश्न पूछा गया है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों वो जो है लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये है आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन हिस्ट्री संबंधित। इसमें बताया गया है कि 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया जिससे जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। दोस्तों इसमें जो नियम है स्थायी बंदोबस्त, इसमें बताया जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी लोग थे उन लोग जो है एक कानून अपनाते हैं जिस कानून का नाम था स्थायी बंदोबस्त। इस कानून के अनुसार होता क्या है कि जो जमींदार लोग होते हैं वो जमींदार लोग जो है हर एक किसान से जो है टैक्स लेते हैं। टैक्स लेने के पश्चात ये जो जमींदार है वो सारे टैक्स को किसको दे देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, इसी व्यवस्था को जो है स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो रहा आप लोगों का हिस्ट्री। ठीक है, अब दोस्तों मैं जो है भूगोल अर्थात ज्योग्राफी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं जो कि आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा होगा लेकिन दोस्तों यदि आप पूरा वीडियो को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं, हर एक क्वेश्चंस को छूते हैं, हर एक क्वेश्चंस को याद रखते हैं, हर एक क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो दोस्तों आप लोगों का एसएसटी में आप लोगों का बहुत ही अच्छा एग्जाम जाने वाला है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेरे द्वारा वही क्वेश्चन को बताया जा रहा है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो दोस्तों जैक जो है बार बार पूछता है। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन मैं जो है डिस्कस कर रहा हूं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए वो भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है, ताकि दोस्तों मैं जो है वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकूं और दोस्तों आप जो है अपने करियर में एक अच्छा मार्क्स ला सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब जो है ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, भूगोल स्टार्ट हो रहा है। पहला प्रश्न, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है वे वस्तुएं जो मानव उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वे वस्तुएं जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है वे वस्तुएं जो मानव निर्मित हैं। तो दोस्तों संसाधन वह वस्तु होती है जो मानव के लिए उपलब्ध हो, मतलब मानव जो है उसका उपयोग कर सके, वो सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती है।
तो दोस्तों निर्मित किया गया वस्तु भी मानव के लिए उपयोग में आता है, प्राकृतिक वस्तु भी मानव के लिए उपयोग में आता है, और दोस्तों जो वस्तुएं मानव के उपयोग में आता है वो भी उपयोग में आता है। मतलब सारी जो चीजें हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि मानव जो है हर एक वस्तु का उपयोग करता है। अर्थात दोस्तों ये जो सारे ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अंतिम ऑप्शन है उपयुक्त सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन है? तो दोस्तों अक्षय आपको याद होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, तब दोस्तों आप आंसर दे पाएंगे। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है सौर ऊर्जा और अंतिम है प्राकृतिक गैस। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि सौर ऊर्जा अक्षय संसाधन है क्योंकि यह अनंत और पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। यहाँ पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो है कुल कितना वर्ग किलोमीटर एरिया है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों आप जो यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन है? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है कोयला, तीसरा है वनस्पति और अंतिम है पेट्रोलियम। दोस्तों यहाँ पे जैव पूछा गया है, यदि अजैव पूछता तो ये तीनों हो जाता, लेकिन यहाँ पे जैव पूछा गया है, जिस कारण बस इसका आंसर क्या हो जाएगा? वनस्पति। ठीक है, अब जैव संसाधन होता क्या है कि तो देखिए यहाँ पे व्याख्या किया गया है कि वनस्पति जैव संसाधन है क्योंकि यह जीवित जीवों से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए देखते हैं। तो दोस्तों भारत में पूछा गया है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो दोस्तों आपको जो है लंबाई भी याद होनी चाहिए, क्योंकि यदि डीपली क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में तो वो भी आप जो है कर सकें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है जल, दूसरा वायु, तीसरा प्राकृतिक गैस और अंतिम सौर ऊर्जा। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्राकृतिक गैस एक गैर नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है और पुनः उत्पन्न नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पे राज्य पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा असम, तीसरा गुजरात और अंतिम बिहार। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात असम। असम राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यह भारत का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धातु है? तो दोस्तों वो है बॉक्साइट। ठीक है, आपको दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही टिक करना है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि बॉक्साइट एक खनिज धातु है जिसमें एल्यूमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों ये भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सिलिकॉन वैली है, पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है बेंगलोर और अंतिम है हैदराबाद। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। यहाँ पे बताया गया है कि बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यह भारत का प्रमुख आईटी हब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है जल और अंतिम है प्राकृतिक गैस। दोस्तों मैंने जो है नवीकरणीय आपको समझा दिया है। ठीक है, अब दोस्तों आप आंसर कीजिए कि नवीकरणीय में इनमें से नवीकरणीय कौन सा है। ठीक है, आप दोस्तों कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 ज्योग्राफी का आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप ये इसका डिफिनेशन भी कमेंट कीजिए कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। दोनों का आंसर आप जो है एक लाइन में दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में काला सोना किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन है सोना और अंतिम ऑप्शन है लोहा। तो दोस्तों काला सोना जो है वो कोयला को कहा जाता है। ठीक है, कोयले को भारत में काला सोना कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सपनों का शहर के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है कोलकाता और अंतिम है चेन्नई। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है क्योंकि यह भारत की आर्थिक राजधानी है और यहाँ अनेक लोग अपने सपनों को साकार करने आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है बिहार। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जो बिहार राज्य है वो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 1106 लोग निवास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वतीय दर्रा है? तो दोस्तों वो है खैबर। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि खैबर दर्रा एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सपनों का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप जो है इसका बिना ऑप्शन देखे ही आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने जो है थोड़ा देर पहले इसका आंसर बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों वो है हमारा एशिया। ठीक है, जहाँ पे भारत स्थित है। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो लगभग 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपसे कमेंट करने के लिए बोलूँगा, और क्वेश्चन ये है दोस्तों कि महाद्वीप, ठीक है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों वो है मेघालय। दोस्तों यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो मेघालय है, मेघालय के अंदर कहाँ ज़्यादा वर्षा होती है? तो दोस्तों वो जगह है मौसिनराम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है व्याख्या में कि मेघालय का मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। दोस्तों आपको जो है कहीं कहीं मौसिनराम की जगह मासिनराम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मो को माँ भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप जो है कंफ्यूजन ना हुए, आपको जो है मासिनराम या फिर मौसिनराम में टिक करना है, जो भी आपको ऑप्शन में दिया हो। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों वो जो है ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बताया गया है कि माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, तो ये जानकारी दोस्तों आपको होनी चाहिए ताकि दोस्तों आप जो है एक अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल है? तो दोस्तों वो है 71%। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थान है? पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा है गंगा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और अंतिम है कावेरी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गंगा। गंगोत्री ग्लेशियर गंगा नदी का उद्गम स्थान है जो उत्तराखंड में स्थित है। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। दोस्तों आप ये 20 क्वेश्चन को इजी अच्छे से कर लेते हैं तो दोस्तों आपको जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपका एग्जाम जाने वाला है। दोस्तों अब जो है नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ सिविक्स, जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, जिसे आप राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, इससे भी दोस्तों संबंधित मैं जो है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताऊंगा जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सारे दोस्तों यदि आप वीडियो को पूरा अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक देखे हैं तो दोस्तों आपका जो एग्जाम है वो एसएससी से बहुत ही अच्छा एग्जाम जाने वाला है। ठीक है, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से जाएगा यदि आप अच्छे से कर लेते हैं। दोस्तों आप वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ताकि दोस्तों आपको जो हर एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से नॉलेज हो। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। दोस्तों यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। वहाँ पे दोस्तों जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में आप जो है हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। आपको जो है इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों पीडीएफ को प्राप्त करने से पहले जो है आपको एक कमेंट करना है। कमेंट करना है कि आपको ये कमेंट करना है कि आप जो है पीडीएफ हमें भेज दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप में इस पीडीएफ को भेज दूंगा। उसके बाद दोस्तों वहाँ से जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों आप जो है वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप वीडियो को देखिए पूरा। ठीक है, हिस्ट्री का 20 क्वेश्चन, ठीक है, ज्योग्राफी का 20 क्वेश्चन, पॉलिटिकल का 20 क्वेश्चन, ठीक है, 20 टोटल 60 क्वेश्चन हो जाएगा। आप 60 क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरीके से देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के पश्चात दोस्तों आप जो है टिक कीजिए। ठीक है, बिना किसी का आंसर देखे हुए। ठीक है, आपको टिक करना है, पहला ऑप्शन देखना है, दूसरा ऑप्शन देखना है, आपको जो है क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और आपको आंसर टिक करना है। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो एसएसटी सब्जेक्ट होगा उससे जो भी आपको डर लगता था, डर होता था, वो डर अब नहीं होने लगेगा।
ठीक है। तो ये जो है एक बेस्ट तरीका है आपका जो रिवीजन करने का, ठीक है, एक अच्छा मार्क्स लाने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको जो है इस तरह का वीडियो लगातार मिलता रहेगा। यहाँ पे नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस अर्थात सिविक्स का पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो दोस्तों मैंने जो है इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा देर पहले बता चुका हूँ, ठीक है। आप कमेंट कीजिए कब लागू हुआ, ठीक है, कब लागू हुआ। अब प्लस ये भी कमेंट कीजिए कि कब तैयार हुआ, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरे हैं जवाहरलाल नेहरू और अंतिम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया था। दोस्तों यहाँ पे आपसे आपकी एग्जाम में यह भी प्रश्न देखने को मिलेगा कि भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कितने सदन है। तो दोस्तों भारत का जो संसद है उसमें 2 सदन है, ठीक है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। भारतीय संसद द्विसदनीय है, जिसमें लोकसभा जिसे निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न देखने को मिल सकता है कि निचला सदन किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपको लोकसभा दे देगा, दूसरा ऑप्शन राज्यसभा दे देगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। निचला सदन मतलब लोकसभा, उच्च सदन मतलब राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए जो है 5 वर्ष तक चुने जाते हैं, ठीक है, 5 वर्ष तक जो है नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो दोस्तों वो जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कितने अनुच्छेद के तहत किया जाता है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल आपका जो है 352 है, उसके तहत जो है राष्ट्रपति जो है देश में आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों चलिए व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार का बात किया गया है, तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में बताया गया है, ठीक है, जिसे दोस्तों मैग्ना कोटा भी कहा जाता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर जो 35 है, ठीक है, इसमें दोस्तों आप लोगों का जो है मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विधायिका का प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों विधायिका का जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था। तो दोस्तों पहली बार जो है चुनाव हुआ था वो होता 1951 में, और इसी समय जो है 1951 से 1952 तक, ठीक है, जिसमें जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों इसका आंसर मैं जो है जस्ट पहला ही लाइन में बताया हूं। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैंने जो है भारत का संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियां हैं, वो तीनों मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिए कि अनुसूचियां कुल कितनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विधायिका का प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों वो होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है। पहला है उच्च न्यायालय, दूसरा है जिला न्यायालय, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय और अंतिम है सत्र न्यायालय। तो न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय भारत की न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों यहाँ पे मौलिक कर्तव्य पूछा गया है, नॉट मौलिक अधिकार, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A के तहत, ठीक है। इसमें जो है बताया गया है, यहाँ पे जो है व्याख्या में बताया गया है कि अनुच्छेद 51A के ए में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था।
दोस्तों यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछता है कि जो 42वां संशोधन है वो कब किया गया था, तो दोस्तों वो जो है 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किस अनुसूची में है। दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान के अनुसार संघ व्यवस्था का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है केवल केंद्र सरकार का शासन, दूसरा है केवल राज्य सरकार का शासन, तीसरा ऑप्शन है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का शासन, और अंतिम ऑप्शन है पंचायतों द्वारा शासित प्रणाली। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए व्याख्या किया हूँ, यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि भारतीय संविधान में संघ व्यवस्था के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो दोस्तों वो जो है आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360 इसमें जो है दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति की शक्तियां अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल लगा सकता है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगा जा सकता है। ठीक है, तो इतना सारा पावर जो है राष्ट्रपति के पास है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 16। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है। पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है चुनाव आयोग, और अंतिम ऑप्शन है जिला प्रशासन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत चुनाव राज्य सरकार की देखरेख में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने का अधिकार किसके पास है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है संसद, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पे बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं, और दोस्तों इन लोग जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए रीट जारी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 17 से 18, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार से संबंधित है, जो सभी नागरिकों को समान प्रदान करते हैं। ठीक है, समानता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है। ठीक है दोस्तों, इसका संबंध किससे है, पंचायत राज व्यवस्था से। यहाँ पे दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा 1959। ठीक है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1959 में केरल राज्य में लागू किया गया था। तो दोस्तों ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएसटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो दोस्तों आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से जाएगा। दोस्तों यदि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, जितने भी मैंने आपसे प्रश्न पूछा वो भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है, अब दोस्तों आपको जो है बेस्ट ऑफ लक एसएसटी में। ठीक है, ताकि दोस्तों आप जो है एसएसटी में एक अच्छा रिजल्ट कर सकें। दोस्तों यदि आपको एसएसटी में और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट में चाहिए, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए, ताकि दोस्तों मैं जो है आपको उस सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, ताकि दोस्तों आप जो है एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।